चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारा मॉडल है। थॉमसन मॉडल है, फिर है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है। ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये सब खुद से पढ़ लेना। हम पढ़ाने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कोई भी एटम में सेंटर में न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और होता है साथ में न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? न्यूक्लियस में। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों को बराबर होना ज़रूरी है। तो एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम है, एटम मान लो ए है, तो उसका एटॉमिक नंबर, कोई एटम का एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करता है। वो तुम्हारा क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और दूसरा है मास नंबर। देखो, प्रोटॉन के मास को माना जाता है 1, न्यूट्रॉन के मास को भी माना जाता है 1 और इलेक्ट्रॉन के मास को माना जाता है 0। तो जो प्रोटॉन का मास होगा, न्यूट्रॉन का मास होगा, दोनों को जोड़ दो तो वो हो जाएगा उसका मास नंबर। ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, ये नीचे वाला बता रहा है एटॉमिक नंबर को और ऊपर वाला बता रहा है मास नंबर को। तो एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है। और मास नंबर 23 है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है। तो न्यूट्रॉन, कोई बोले न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा, तो मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आता है 23, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 23 में से 11 माइनस होगा तो 12 है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन। कुछ टर्म्स है, जैसे आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कार्बन का कितना आइसोटोप है? कार्बन का 3 आइसोटोप है। नॉर्मल वाला जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर तो सबका 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सबका 6। सबका क्या अलग होगा? मास नंबर अलग होगा। नॉर्मल जो कार्बन होता है उसका मास नंबर होता है 12। एक आता है C13, एक आता है C14, ये दोनों रेडियो एक्टिव होता है। तो ये आइसोटोप क्यों बन रहा है? आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर सेम है लेकिन अलग क्या है? सेम Z, डिफरेंट A। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, अलग क्या है? मास नंबर अलग है। तो मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो प्रोटॉन अगर सेम है तो न्यूट्रॉन का अमाउंट अलग होगा। ठीक है। फिर आता है आइसो बार। यहाँ कॉपी में ही देखो, बुक में। आइसो बार में क्या होता है? आइसो बार में सेम मास नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम मास नंबर यानी सेम A। एटॉमिक नंबर अलग अलग हो लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो ये हाइड्रोजन का H3 है। H3 ये हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 3 मास नंबर वाला। तो मास नंबर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये वाला देखो ज़्यादा रिलेवेंट एग्जाम्पल है। पोटेशियम का मास नंबर कितना होता है? 40। वेट कितना होता है? 40। और कैल्शियम का वेट भी 40। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, फिर भी दोनों का मास नंबर सेम। तो मास नंबर सेम तो आइसो बार। फिर आइसो डाइफर में क्या होता है? सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। जैसे
बोरॉन और कार्बन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11। कार्बन, ये कार्बन 6, कार्बन 13 वाला, ये वाला छोड़ो, ये वाला देखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 15। ये भी रेडियो एक्टिव वाला है, नॉर्मल वाला नहीं है। तो मास नंबर कितना है? 11 - 5, मास नंबर 11, सॉरी ये मास नंबर 11, एटॉमिक नंबर 5। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा 6, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। यहाँ भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अंतर सेम है। आइसोटोन, आइसोटोन को बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक स्पेसीज। इसमें क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का अमाउंट सेम होना है। जैसे ये देखो, पोटेशियम, पोटेशियम 39 मास वाला और कैल्शियम 40 मास वाला। प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 20। यहाँ प्रोटॉन 40, इलेक्ट्रॉन 20। सॉरी मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 20। तो न्यूट्रॉन दोनों में सेम आना चाहिए। यहाँ भी देखो, न्यूट्रॉन दोनों में सेम आना चाहिए, तो वो हो गया आइसोटोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 17। लेकिन Cl- में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। और आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन? 18। तो दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, 10 इलेक्ट्रॉन। और अमोनिया में 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से BF3 और SO2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन का मास कर दिया डबल, अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ्ड, देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड द परसेंटेज बाई विच इंक्रीज। देखो, मास नंबर में क्या क्या लेते हैं? मास नंबर में प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन तो आता ही नहीं है। तो प्रोटॉन का मास पहले हम लोग क्या लेते थे? 1, और न्यूट्रॉन का भी 1। तो इस तरह से कार्बन में, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता था, यानी 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन का मास लेते थे 6, और कार्बन में न्यूट्रॉन भी 6 था, तो 6 न्यूट्रॉन का मास भी लेते थे 6, तो टोटल मास नंबर हो जाता था 12। लेकिन अब कह रहा है कि कार्बन में मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दो। तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है इसके पास 6 और प्रोटॉन है 6, तो 6 न्यूट्रॉन का मास हमको लेना पड़ेगा 12। और प्रोटॉन का मास चेंज किया है? प्रोटॉन का मास नहीं चेंज किया, इलेक्ट्रॉन के मास को चेंज किया है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो पहले भी 0 लेते, 0 को आधा भी करो अभी भी 0 ही लेंगे। तो प्रोटॉन का मास लेंगे 6 और न्यूट्रॉन का लेंगे 12, तो नया मास नंबर हो जाएगा 18। पहले था 12, परसेंटेज चेंज निकालना है। ये क्वेश्चन देखो, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन का मास फिर से डबल किया है, प्रोटॉन का मास को आधा किए हैं, इलेक्ट्रॉन का मास को डबल किया है, देन फाइंड आउट न्यू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। फिर कार्बन में प्रोटॉन का मास को आधा कर दिया है, तो 6 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 3। न्यूट्रॉन का मास को डबल किए, तो 6 न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 12, और इलेक्ट्रॉन के मास से कोई मतलब नहीं है, तो टोटल मास हो जाएगा 15। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x - 2 इज 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x + 2 विल बी। देखो, कोई एटम है जिसका 2 नेगेटिव चार्ज में, 2 नेगेटिव चार्ज क्यों है इसमें? क्योंकि 2 इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है। तो अगर इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं रहता तो इसमें नंबर ऑफ देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देने से क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंजिंग आ जाएगा? नहीं। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, अब क्लोरीन माइनस में भी 17 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, प्रोटॉन तो वही रहा। तो x - 2 में प्रोटॉन कितना है? 16।
अब बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x+2। नॉर्मली एक्स में प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16। x-2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 18। x+2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 14। 16 में से 2 माइनस होगा। एज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 150 फ्रॉम एटॉमिक टेबल, देन अकॉर्डिंग टू एजम्पशन द वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी। कार्बन का वेट कितना मान रहा है 150 यूनिट मान रहा है। तो 150 यूनिट कोई दूसरे यूनिट में है। नॉर्मली कार्बन का वेट कितना होता है 12 AMU होता है, और बोल रहा है कि कोई दूसरा यूनिट है उसमें 12 AMU का वैल्यू 150 के बराबर है। तो हम पता कर लेंगे 1 AMU का वैल्यू कितना है, इतना यूनिट के बराबर है 1 AMU का वैल्यू। ऑक्सीजन का वेट फिर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा, ऑक्सीजन में कितना AMU होता है, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 AMU। तो 16 AMU इस नए वाले यूनिट से इतना हो जाएगा, नए वाले यूनिट से बोल रहा है। एन एलिमेंट हैविंग 3 आइसोटोप एंड दियर आइसोटोपिक वेट आर 11, 12, 13। देखो ये क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट का 3 आइसोटोप है 11, 12, 13, मतलब 3 तरह का एलिमेंट है, जिसमें एक में 11 प्रोटॉन है, एक में 12 प्रोटॉन है, एक में 13 प्रोटॉन है। नेचर में वो तीनों अकरेंस नेचर में कितना 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 है, तो 11 वाला 85% है नेचर में, 12 वाला 10% है, और 13 वाला 5% है। देन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। नेचर में 3 तरह का एलिमेंट है, एक का एटॉमिक वेट है 11, एक का 12, एक का 13। 11 वाला एटॉमिक वेट नेचर में 85% है, 12 वाला 10% है, और 13 वाला 5% है। तो उस एटम का अगर हमको एक एटॉमिक वेट, सिंगल एटॉमिक वेट हमको बोलना रहे, एवरेज एटॉमिक वेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला है क्या, परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट, परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट। परसेंटेज 85 इंटू एटॉमिक वेट 11, 85 इंटू 11। परसेंटेज 10 इंटू एटॉमिक वेट 12, 10 इंटू 12। परसेंटेज 5, एटॉमिक वेट 13, 5 इंटू 13, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। जो परसेंटेज जिस एटॉमिक वेट का है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 12 से, अब 5 को 13 से, तीनों को जोड़ दो, डिवाइड करो उसको, टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल परसेंट तो हमेशा 100 होता है। यही आ जाएगा तुम्हारा एवरेज एटॉमिक वेट। फिर अगला क्वेश्चन है, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट है 51.7। इफ़ 2 आइसोटोप M, एवरेज एटॉमिक वेट कितना है 51.7। 2 आइसोटोप है, एक का मास है 50, एक का है 52, और एवरेज कितना आया 51.7। देन परसेंटेज अकरेंस निकालना है। तो देखो नेचर में कितना है, एक का मास है 50, एक का है 52, एवरेज है 51.7। तो अब की परसेंटेज निकालना है, उल्टा क्वेश्चन है थोड़ा। परसेंटेज मान लो एक का परसेंट मान लिए x, दूसरे का परसेंटेज आएगा 100 माइनस एक्स। मान लो 50 वाले का हम परसेंटेज मान लिए x, नेचर में x% है, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। प्रोसेस क्या है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 52 को 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 को 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल परसेंट कितना होता है हमेशा 100 होता है। ये क्या आएगा एवरेज 51.7 वो आ चुका है। तो यहाँ से x निकाल लो, x निकला, एक 15% निकला, दूसरा 85%। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल में दोनों ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव वाई,
और नीचे नेगेटिव वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में? ऊपर, इधर अंदर जेड, अब बाहर माइनस जेड। और वेव किधर जा रहा है? वेव जा रहा है एक्स की तरफ। तो ये समझ में आ रहा है तुमको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चीज़ होता है? कोई भी वेव, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं, कोई भी वेव में क्या क्या चीज़ होता है? जैसे ये वेव है, तो जो दो उसका हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लेमडा से। एक टर्म होता है 1/λ। 1/λ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर। इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं? न्यू। न्यू बार। न्यू बार से डिनोट करते हैं वेव नंबर को। फिर होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। ये क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, यहाँ एक ऑसिलेशन यहाँ पे पूरा हो गया, तो इतना कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको बोल रहे हैं टाइम पीरियड। उसको क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फिर वेव जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वेव में ऊपर नीचे तो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का आगे पीछे अंदर बाहर जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड और फिर नेगेटिव जेड में ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन वेव जा किधर है? वेव जा रहा है एक्स की तरफ। एक्स की तरफ जा रहा है। तो वेव जिस रफ्तार से प्रोपेगेट हो रहा है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है? लाइट का स्पीड के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के स्पीड से प्रोपेगेट करता है। फिर कोई जो इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम गया उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो क्या होता है? देखो, नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे वेवलेंथ के हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है। क्यों? जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। फार्मूला होता है, कोई भी वेव का फार्मूला होता है v = f λ, यानी वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगर इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी को न्यू लेमडा। तो स्पीड ऑफ लाइट तो मेरा फिक्स है, तो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए रहेंगे तो वेवलेंथ तो घटने लगेगा, क्योंकि दोनों मिला के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आना है। और अगर इसको घटाए लेंगे तो ये बढ़ने लगेगा। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, शॉर्टर वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी लंबा हाई होता है, ज़्यादा होता है। और जिसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम याद रखना है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सबसे छोटा वेवलेंथ कौन हो गया? गामा रे का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो गया? रेडियो वेव का। फ्रीक्वेंसी के मामले में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। बीच में आता है विजिबल रे, इतना हमको दिखाई देता है, बाकी हमको कुछ नहीं दिखाई देता। अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट रे सन में होता है और इसको हम आरओ फिल्टर में यूज करते हैं। एक्स रे का इस्तेमाल हम लोग मेडिकल में करते हैं। इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, माइक्रोवेव ओवन। रेडियो वेव मोबाइल टावर का मोबाइल से कम्युनिकेशन जो होता है। बताओ विजिबल रे का वेवलेंथ कितना के बीच में होता है? याद करना है।
विजिबल रे का सबसे मिनिमम वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम, मैक्सिमम वेवलेंथ 7600 एंगस्ट्रॉम। मतलब 3800 एंगस्ट्रॉम और 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में विजिबल लाइट होता है। तो बताओ 3800 एंगस्ट्रॉम किसका होगा? वॉयलेट लाइट का। विप जियोर में वी का वेवलेंथ मिनिमम है, तो 3800 में वी हो गया, वायलेट का हो गया 3800 एंगस्ट्रॉम और रेड का हो गया 7600 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चंस कुछ को बनाते हैं। विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी इतना 1368 किलो हर्ज। हर्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, किलो 1000। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है तुमको, विविध भारती का जो रेडियो पे चैनल चलता है इतना फ्रीक्वेंसी पे चलता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है C इक्वल टू न्यू लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा C बाई न्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 1368 इंटू 1000, क्योंकि 1368 किलो हर्ट्ज था। कैलकुलेट न्यू बार यानी वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। देखो 5800 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो 5800 में 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। न्यू बार क्या होता है? न्यू बार होता है 1 बाई लेमडा। तो 1 बाई लेमडा लेकिन सेंटीमीटर इन्वर्स में निकालना है। 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन्वर्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुमको न्यू बार। अब दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए V इक्वल टू C बाई लेमडा है ना, V इक्वल टू C बाई लेमडा, ये फॉर्मूला से न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा निकाल देंगे। तो देखो न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा। अब 1 बाई लेमडा का वैल्यू, 1 बाई लेमडा को ही तो न्यू बार बोलते हैं। 1 बाई लेमडा का वैल्यू तो तुम पहले निकाल चुके हो, तो इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तुम, इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट से। ये इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। कोई रेडियो स्टेशन है जो ब्रॉडकास्ट करता है फ्रीक्वेंसी 1120 किलो हर्ट्ज पे। अनदर रेडियो स्टेशन जो ब्रॉडकास्ट करता है फ्रीक्वेंसी 98.7 मेगा हर्ट्ज पे। मेगा का क्या मतलब होता है? 10⁻6। किलो का मतलब 10⁻3। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच स्टेशन। तो वेवलेंथ तो हमको पता है C बाई लेमडा होता है। तो C बाई लेमडा क्या ले रहे हैं? देखो 1120 इंटू 10⁻3 किलो है, इसका वेवलेंथ निकल गया। स्पीड ऑफ लाइट मीटर में ले रहे हो और फ्रीक्वेंसी तुम पर सेकंड में ले रहे हो, तो डायरेक्ट वहाँ मीटर में निकल रहा है वेवलेंथ। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बाई फ्रीक्वेंसी 98.7 इंटू मेगा हर्ज है ना, दूसरा वाला मेगा हर्ज है, तो इंटू 10⁻6 फिर मीटर में निकला। कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसका तुमको क्या दिया हुआ है? सेकंड इनवर्स में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये 6 इंटू 10⁻3, ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मार्स से अर्थ पे उसको आना है, जो कि डिस्टेंस कितना है? 8 इंटू 10⁻7। तो पूछ रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी को मार्स से अर्थ आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड है ना। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। अब भाई कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो वेव है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड तो लाइट का स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम निकल गया, तो 4 मिनट लग रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे, उसका तो स्पीड फिक्स है, क्या? लाइट का स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? E इक्वल्स टू एच न्यू। कोई भी वेव का एनर्जी कितना होता है? अगर मान लो तुमको उसका फ्रीक्वेंसी पता है तो उसको h से मल्टीप्लाई करना है प्लैंक्स कांस्टेंट से। तो E इक्वल टू एच न्यू, या न्यू इक्वल फ्रीक्वेंसी होता है C बाई लेमडा, तो E इक्वल टू SC बाई लेमडा, ये हो जाएगा एनर्जी। H का वैल्यू क्या है? H का वैल्यू है 6.63,
6.626 भी बोल सकते हैं या 6.63 बोल सकते हैं, इंटू 10⁻−37 किलो जूल सेकेंड, या जूल सेकेंड में बोलना है तो ये याद रखो, ये वाला 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ऐसा यूनिट में, ठीक है। एनर्जी होता है इक्वल टू एच न्यू। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 5.862 इंटू 10⁻−16। तो वेवलेंथ जब दिया तो हमको एनर्जी पता है क्या, एनर्जी होता है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो एच न्यू और वेवलेंथ दिया हुआ है तो एच सी बाई लेमडा, एच सी है स्पीड ऑफ लाइट बाई लेमडा कर देंगे तो एनर्जी निकल जाएगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, फिर वेवलेंथ दिया हुआ है, अब फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो हमको पता है सी बाई लेमडा होता है, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी तो निकल ही सकता है, और एनर्जी कैसे निकलेगा, E इक्वल्स टू एच न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर जो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आया है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो H से तो एनर्जी आ जाएगा। कैलकुलेट लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी। अब देखो, अब की बार तुमको एनर्जी दे दिया, क्या एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻−19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जूल में, सही यूनिट में सारा काम करना है, ऐसा यूनिट में जूल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अब की बार तुमको एनर्जी पता है, तुमको जब एनर्जी पता है और तुमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो एनर्जी तुमको पता है, H कांस्टेंट है, C पता है, लेमडा निकल जाएगा। अब एक बार लेमडा निकल गया वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। विच हैज हाइयर एनर्जी, फोटोन ऑफ वायलेट लाइट विथ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम या फोटोन ऑफ रेड लाइट विथ वेवलेंथ। तो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि वायलेट लाइट का फोटोन का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड लाइट के फोटोन का वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी किसका ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है एच न्यू या एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा। मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी किसी का ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ किसी का ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। इसका मतलब रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए रेड लाइट का एनर्जी कम होता है और वायलेट का एनर्जी ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले बोर मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल क्या क्या है। तो बोर ने, नील्स बोर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एटम का क्या मॉडल रखा, उन्होंने एटम के बारे में बताया। कुछ बातें मैक्सिमम हम लोग जानते ही हैं कि बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MV R इक्वल टू NH/2π, ये नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का बहुत खास बात है। MV R इक्वल टू NH/2π, ये क्या है, इन्होंने कहा कि जो बीच में न्यूक्लियस है और बाहर में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिस ऑर्बिट्स में उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, MV/r, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यही है एंगुलर मोमेंटम। तो उनका कहना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n से मल्टीप्लाई करो तो वो होना चाहिए। तो n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इस तरह से अगर मान लो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2π हो सकता है, 2h/2π भी हो सकता है, 3h/2π हो सकता है, 4h/2π हो सकता है, 5h/2π हो सकता है। लेकिन क्या
1.5 h/2 हो सकता है? नहीं, n का वैल्यू जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4, पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1.2 h/2, 0.5 h/2 ऐसा नहीं हो सकता एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हमको इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल h/2 का नहीं रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। फिर बोर्ड ने बात कही स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है उस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर। उन्होंने बताया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी होती है, और उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी ही रहेगी, वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगी। स्टेशनरी ऑर्बिट्स इनको कहते हैं। ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर इनका एक पोस्टुलेट है कि ये देखो, ये बीच में न्यूक्लियस है, फिर ये सारे ऑर्बिट्स हैं, तो सारी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है। E1 इसकी एनर्जी है, E2 इसकी एनर्जी, E3 इसकी एनर्जी, E4 इसकी एनर्जी, E5। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमको E1 से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कराना है, मतलब कि E1 एनर्जी अभी इलेक्ट्रॉन का था, और अगर जंप कर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E2। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराना फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो हमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को हमको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा? E2 - E1। देखो, सबसे पहले बताओ एनर्जी किधर हाई है? जितना ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी भी बढ़ते जाता है। इसका मतलब E1 जो है ये तो फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो E1 कम है, E1 से ज़्यादा है E2, E2 से ज़्यादा E3, E3 से ज़्यादा E4, E4 से ज़्यादा E5। ऑर्बिट बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ता है। तो अगर हमको लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है, तो अगर वो हाई एनर्जी लो एनर्जी में आएगा तो बाकी एनर्जी कहाँ गया? तो बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा लाइट के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा जब ऊपर से नीचे आएगा तो, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाना रहेगा तो एनर्जी हमको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। बोर मॉडल का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले रेडियस, ये पूरा कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन तुमको जानने का जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव तो आना नहीं है क्वेश्चन। ये देखो रेडियस का फॉर्मूला, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? n²h²/4π² अब इसमें क्या है? n क्या है? n है ऑर्बिट नंबर। जिस ऑर्बिट का तुमको रेडियस निकालना है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n1 रखो, सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है तो n2 रखो। h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, z क्या है? एटॉमिक नंबर, और e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो अगर सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें और जो वेरिएबल है उसको सिर्फ रखें, तो वेरिएबल कौन है? n और z। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 0.529 इंटू 0.529 इंटू n²/z। ये वाला याद रखो, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ये तुमको बस पूछ सकता है टिक मारने के लिए कि कौन सही है, इसलिए ये भी याद करना है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए तो ये फार्मूला याद रखना है, जो भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन रहेगा उसके लिए ये। कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उसको z यहाँ रखेंगे, और जिस ऑर्बिट का तुमको रेडियस निकालना है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमको लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो ऑर्बिट नंबर है 2, तो n का वैल्यू रखेंगे 2, और लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो z का वैल्यू 3 रखेंगे, 0.529 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही एंगस्ट्रॉम में उसका रेडियस हो जाएगा। अगर उसको एंगस्ट्रॉम को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ रेडियस के बारे में। फिर ये वेलोसिटी, फिर इसको बस ये टिक मारने के लिए आ सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू 2πkZe²/nh। अगर सारे कांस्टेंट्स को अलग करें, z और n, सिर्फ z और n को हम रख रहे हैं,
तो कितना हो रहा है वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना है तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ हो जाएगा, 6 से 8 बन जाएगा, तो ये निकलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में Z/n। जो ऑर्बिट नंबर है उसको नीचे रखना है, एटॉमिक नंबर को ऊपर रखना है। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ही सब निकालना, तो सब में जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z। तो सब में जेड का वैल्यू 1, क्योंकि एटम को फिक्स कर दिया हाइड्रोजन, तो सब में जेड का वैल्यू क्या है, देखो 1 है। n का वैल्यू रखो 1², 2², 3², 4², तो रेडियस का वैल्यू आते जाएगा। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम के थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट के बीच में रेडियस का रेशियो निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है 0.529 n²/z। तो हीलियम ही एटम है, दोनों ऑर्बिट में एटम तो हीलियम ही है, तो जेड मेरा फिक्स हो गया, और 0.529 तो मेरा कांस्टेंट ही है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो जाएगा। तो r1/r2 क्या हो जाएगा, n1/n2 का होल स्क्वायर। तो रेडियस का रेशियो यही है r1/r2, n1/n2। n1 लिखो 3, n2 लिखो 5, तो 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट और लिथियम का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस रेशियो देखो, हाइड्रोजन वाले में n का वैल्यू 2, z का वैल्यू 1। लिथियम वाले में लिथियम का थर्ड ऑर्बिट लिखना है, तो z का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 और z का भी वैल्यू 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। रेशियो निकालो, ये 0.529 कट गया, 4/3 रेशियो आ रहा है। Calculate the radius ratio of second excited state of hydrogen and first excited state of lithium. हाइड्रोजन का सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट और लिथियम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में रेडियस का रेशियो निकालना है। अब तुमको इसमें ऑर्बिट नंबर नहीं दिया है, एटम तो बता दिया कि हाइड्रोजन और लिथियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, लेकिन तुमको ऑर्बिट नंबर नहीं दिया हुआ है। तो यही समझना है कि एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है। अगर किसी एटम को, ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट ऑर्बिट में है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में, उसको एक बार हम एक्साइट करेंगे, मतलब उसको एनर्जी देंगे, तो फर्स्ट से कहाँ चला जाएगा, सेकेंड में। तो अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब एक बार एक्साइट किए हैं, तो ऑर्बिट किस ऑर्बिट में वो चला गया, सेकेंड ऑर्बिट में। एक बार और उसको एक्साइट कर दिए तो वो सेकेंड ऑर्बिट से चला गया थर्ड ऑर्बिट में। एक बार और उसको एक्साइट कर दिए तो थर्ड ऑर्बिट से चला गया फोर्थ ऑर्बिट में। एक बार और एक्साइट कर दिए तो फिफ्थ ऑर्बिट में। तो जितना एक्साइट कर रहे हैं, जितना एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक बार एक्साइट किए हैं, ऑर्बिट किस ऑर्बिट में पहुंच गया, वो सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एक बार और एक्साइट किए तो किस ऑर्बिट में पहुंच गया, थर्ड ऑर्बिट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट फोर्थ ऑर्बिट। जितना एक्साइटेड स्टेट होगा +1 उसका ऑर्बिट होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे था, सेकेंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर हाइड्रोजन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो ये ऑर्बिट नंबर क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट, n = 3। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो n = 2। अब रेडियस रेशियो निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 0.529 n², 3²/1। इसके लिए हो जाएगा
0.529 2a²/3, रेशियो निकाल दो, 529 कट गया, ये रेशियो आ गया। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में वेलोसिटी क्या होगा? 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन के लिए Z1 ऑर्बिट नंबर 3, ये हो गया वेलोसिटी। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में एक सेकेंड में कितना चक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर वेलोसिटी किसी की v है, अगर वेलोसिटी किसी की v है, अगर वेलोसिटी कितनी है v, और एक ऑर्बिट का पूरा रेडियस कितना होता है? रेडियस 2πr होता है, तो पूरा डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। तो पूरा एक चक्कर मारने में डिस्टेंस कितना कवर होगा? 2πr। अब वेलोसिटी v, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम, तो एक चक्कर मारने में टाइम कितना लगेगा? 2πr/v। ये एक चक्कर मारने में टाइम लगेगा 2πr/v। या फिर ऐसा समझो कि 2πr/v टाइम में वो एक चक्कर मारता है, एक रिवोल्यूशन, तो 1 टाइम यानी एक सेकंड में वो 1/2πr/v रिवोल्यूशन मारेगा, यानी v/2πr रिवोल्यूशन मारेगा। तो नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड कितना हो जाएगा? नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड हो जाएगा v/2πr। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, बाई 2π, रेडियस कितना होगा? a0 यानी 0.529 n²/z। n का वैल्यू फिर लगाओ 3, z का वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1, तो ये रिवोल्यूशंस पर सेकंड आ जाएगा। हाउ मच टाइम इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर 1 रिवोल्यूशन? एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम लगता है 2πr/v, और एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा वो है v/2πr। दोनों अलग अलग चीज़ है। एक रिवोल्यूशन में टाइम लगता है 2πr/v, और एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होंगे? v/2πr। तो टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 2πr/v, ठीक है। 2πr क्या होगा? 0.529 × n², सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर 4 बाई हीलियम 2, 0.529 n²/z। ये तो एंगस्ट्रॉम में आया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि नीचे जो स्पीड हम ले रहे हैं वो भी मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। 2.18 वेलोसिटी ले रहे हैं, 2.18 × 10⁻6 z/n, z2 n2, कैलकुलेट कर लो, इतना सेकंड आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से रेडियस का फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद किए हैं, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है 2π²m² z²e⁴n²h²। इसमें सारे कांस्टेंट्स को अलग कर लें, सिर्फ z और n दो वेरिएबल को हटा के बाकी सारा कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को अलग कर लें, तो ये कितना होएगा? जूल में अगर देखना है, जूल में, तो वो होगा 2.18 × 10⁻18 z²/n²। लेकिन जूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी किस में आया? माइनस में आया, एनर्जी माइनस में, नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी क्या होगा? -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी, ठीक है। एक बार टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया तुमको। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना आसान है। टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? ये होता है E = U/2 = -k।
ई है टोटल एनर्जी, यू है पोटेंशियल एनर्जी और माइनस के है काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी का डबल। तो जो टोटल एनर्जी है इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बस साइन का अंतर है, नेगेटिव होता है। तो यही है टोटल एनर्जी नेगेटिव में, अगर इसको पॉजिटिव कर दें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का साइन चेंज कर दो तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यही हम बताएं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में बस साइन का अंतर है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1। तो कोई एटम है पहले ऑर्बिट में है, कोई इलेक्ट्रॉन, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट में है, यानी ग्राउंड स्टेट में है। अब हमको इस ऑर्बिट, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से ही बाहर निकाल देना है, मतलब इसको सेकेंड थर्ड ऑर्बिट में नहीं लाना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल ही देना है पूरा। तो जो एनर्जी हमको चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, तब ना ये ऑर्बिट में से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम बन जाता है Na+। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकाल देना है बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में से, तो उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नेगेटिव होती है। एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है। तो जितना नेगेटिव एनर्जी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, अभी से क्योंकि हम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से नापते हैं, तो जितनी उसके पास नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही एनर्जी अगर हम पॉजिटिव में दे दें तो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। और जब इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा तो वो एटम से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू है। जितना टोटल एनर्जी नेगेटिव में, आयोनाइजेशन एनर्जी हमको उतना पॉजिटिव में चाहिए। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट से हमको कोई भी एक्साइटेड स्टेट में, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है। तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा उस एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, वापस ऊपर से नीचे आ गया, तो जो एनर्जी रिलीज होगा उतना ही रिलीज होगा जितना हम दिए थे। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में हम जितना एनर्जी दिए उसको बोले एक्साइटेशन एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उतना ही एनर्जी रिलीज होता है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी माइनस ही, तो -1.51 है तो +1.51। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का डबल, -1.51 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -3.02, ये पोटेंशियल एनर्जी। और फिर पूछ रहा है ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट पहले बता, ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है ये। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी तुमको दिया हुआ है -1.51, एनर्जी दिया हुआ -1.51, एटम दिया हुआ हाइड्रोजन, हमको ऑर्बिट निकालना है n, तो निकल जाएगा n कितना आ रहा है, n² = 9 आया, n = 3, यानी ये थर्ड ऑर्बिट है। फिर बोल रहा है रेडियस निकालो,
तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, 3 का स्क्वायर बाई जेड कितना लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1 एंगस्ट्रॉम में आएगा ये। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी होता है 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर, यहाँ 10 टू द पावर 8 है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, और 10 टू द पावर 6 है तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। जेड बाई एन, जेड 1 एन 3। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li2+ आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी निकालना है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जितना एक्साइटेड स्टेट है ऑर्बिट नंबर उससे एक ज़्यादा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट। एनर्जी बताना है, एनर्जी क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया एनर्जी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम He+ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी का रेशियो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n=3। एनर्जी का रेशियो बताना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड तो दोनों में सेम है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड तो दोनों में सेम है, दोनों हीलियम ही है, 13.6 रहता है। एनर्जी जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आया मेरा E1/E2 क्या हो गया, N2/N1 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना आसान है। E1/E2, N1 को लो 2, N2 को लो 3, तो 3/2 हो जाएगा N2/N1। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है ना, तो E1/E2 इक्वल टू N2/N1 का एन होल स्क्वायर। या फिर ये जो तरीका बनाया है ये भी तरीका देख लो, समझ में आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में हमको जाना है। तो एनर्जी कितना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, Z1 N1। तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में यानी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में है -13.6, और एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, -13.6 इंटू Z1 बाई एन स्क्वायर, n=2, तो -13.6 बाई 2 स्क्वायर यानी 4, -13.6 बाई 4, 13.6 बाई 4। तो सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी है -3.4। कौन ज़्यादा है बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में इतना है, सेकेंड ऑर्बिट में इतना है, माइनस में जितना कम होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, -3.4 माइनस -13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा फर्स्ट से सेकेंड में जंप कराने के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें थ्योरी तो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है और बहुत मज़ेदार है, लेकिन उतना हम तुमको बताएंगे नहीं। जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम तुमको थोड़ा सा हिंट देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो तुम एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें तुम कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम रख लो, सोडियम। अब यहाँ से जब तुम वाइट लाइट दोगे तो सोडियम कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से
जो लाइट तुम दिए थे वो लाइट नहीं निकलेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ कमी, कुछ कुछ बीच में ब्लैंक निकलेगा।